नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने पूरे 135 करोड़ लोगों के मध्य भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, सब कुछ भारतीयता आधारित स्थापित करने के लिए उसने ये अभियान YouTube के सोशल मीडिया के माध्यम से आरंभ किया है। इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि इसमें अब भारतीय भाई बहन जहाँ तक हो सकता है और जो कि इस देश की आवश्यकता भी है कि वो इसको अपनाने के लिए और इसी भावना से अपने सभी भारतीय भाई बहनों को अपनाने के लिए और उसी भावना से आचरण एवं व्यवहार करने के लिए सोशल मीडिया पर वो उसको अग्रसारित या फॉरवर्ड करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। तो ये बहुत और इसी की जरूरत है और इसी की जरूरत थी भी। तो ये भी हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि अब लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो और यही अपना मकसद है कि अपने सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के बीच में जो कुछ भी आपसी सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, आपसी एकता है, ये सभी कुछ सिर्फ और सिर्फ भारतीयता आधारित स्थापित जो करने का एक लक्ष्य है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है। और यह हमारे अमर शहीद, क्रांतिकारी और परम राष्ट्रभक्त जो है अमर शहीदों के द्वारा उदाहरणार्थ हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू,
इत्यादि की कुर्बानी और शहादत और जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी मिली है। और इस संदर्भ में यह भी सभी अपने आदरणीय भारतीय अवाम को जानना भी आवश्यक है कि आज़ादी जो है इन्हीं जो क्रांतिकारी का जो अभी नाम लिया गया है और इन्हीं के सरीके और भी होंगे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व और खुशी खुशी और हर्ष के साथ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया है। उन्हीं की बदौलत ये आज़ादी हम सभी को, इस मुल्क को नसीब हुई है। इसके साथ यह भी जानना आवश्यक है और इसके संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल बराबर ये बता भी रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा जरूर ये कांग्रेस पहनी हुई थी, लेकिन हकीकत में वह अंग्रेजी सरकार की शुद्ध रूप से एक दलाल थी, शुद्ध रूप से वो उसकी मुखबिर थी और शुद्ध रूप से उसकी चमचा थी। और इस संदर्भ में अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को यह भी जानना आवश्यक है कि इसी मकसद से अंग्रेज़ों ने अपने किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना भी करवाई थी। तो ये और उसके विषय में कुछ नमूने पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया भी गया है और आगे भी जब भी आवश्यकता होगी तो बताया भी जाएगा। लेकिन इसी उद्देश्य से जो अंग्रेजों ने अपने किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में उसकी स्थापना वो की थी। और ये शुद्धतः जो है एकाध अपवाद इधर उधर का हो सकता है, लेकिन वे अंग्रेजी सरकार की, और वो भी बड़ी सफाई से, जिसको कहते हैं विथ ए डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन के द्वारा जो है मैंने उसकी यानी दलाली और मुखबिरी और चमचागिरी। दलाली की बात एक बार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बताइए, संकेत किया हुआ है। यानी इतनी हिम्मत उस दौरान भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मोहनदास करमचंद गांधी की जो दलाली वाली हरकत थी उसके विषय में उन्होंने इशारा किया हुआ है। तो उन्हीं अमर शहीदों और परम राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी वीर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की जो प्रेरणा है कि पूरे देश के लोग एक ही परिवार के हैं और उनका वजूद और उनकी पहचान सिर्फ भारतीय है। और उनकी यही प्रेरणा का जो मूल आधार हमारे भारतीय संविधान या भारत का संविधान, जिसको कि हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसी तरह हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि जैसे महापुरुषों और विभूतियों के द्वारा 3.25 साल से अधिक अथक परिश्रम करके भारत का संविधान ये बनाया है। और वही भारत का संविधान अपने प्रस्तावना क्या जो प्रस्तावना होता है किसी भी पुस्तक का या अपने
अब अपने भारत के संविधान का भी मुख्य संदेश उसमें होता है। तो उस प्रस्तावना जो कि भारत के संविधान का पैगाम है, उसमें मुख्य पैगाम है, उसकी शुरुआती पंक्ति यही है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहने वाली और जिसको कहते हैं कि फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस वाली जो है ये पंक्ति है कि हम भारत के लोग। इसको समझने की आवश्यकता है कि वो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं। उससे जरा भी ये गंध नहीं आ सकती या कोई इसका मतलब नहीं निकाल सकता कि भारत का संविधान कहता है कि, या भारत का संविधान ये कहता हो कि हम हिंदू हैं, भारत का संविधान ये कहता हो कि हम मुस्लिम हैं, भारत का ये संविधान कहता हो कि हम ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत या ब्राह्मण, यादव हैं, ओबीसी हैं, या हम बंगाली हैं, या असमिया हैं, या पंजाबी हैं, या सरदार हैं, या सिख हैं, या हम राजस्थानी हैं, हम यूपी वाला हैं, हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम उड़िया हैं, हम तेलुगु हैं, हम कन्नड़ हैं, हम तमिल हैं, हम मलयाली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। ये हमारे संविधान का संदेश और आदेश है। लेकिन नज़ारा देखिए, ये हमारे समाज की जो विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, संविधान के इस पैगाम को और इस आदेश का रातों दिन खुलेआम छाती तान करके पूरी बेहयाई के साथ इसका उल्लंघन कर रही हैं। इस यथार्थ को हर एक भारतीय भाई बहन को बहुत अच्छी तरह से इस पर गौर करने की आवश्यकता है और इस पर इस पर जो है बहुत गहरा विचार करने की आवश्यकता है। और आलम यह हो गया है मैंने उनकी बेहाई का और दुष्टता का कि मतलब कि इसका नाम भी नहीं लेते। और ये इस तरह के जो प्रदूषण है यहां तक फैल गया है कि अब संविधान के इस आदेश के विरुद्ध हर वक्त हिंदू मुस्लिम चुनाव में ये मीडिया जो कि अपने को दम भरता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उसका चरित्र देखिए कि इस संविधान के इस आदेश और इस संदेश का खुलेआम पूरी बेहयाई के साथ विथ फुल ब्रेजनेस वो उल्लंघन करता है। और ये उल्लंघन हमारी संवैधानिक संस्थाओं के आगे करता है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी लिए हुए है अपनी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसकी आंखों के सामने हो रहा है। तो हम अब या तो यह मूक दर्शक है या तो यह चुनाव आयोग मूक दर्शक है और मैं नहीं समझता कि उसकी इसमें सहमति हो सकती है। तो मूक दर्शक है या कहना नहीं होगा कि हम उसको संविधान का उसको ज्ञान कराएं। उसमें जितने भी अधिकारी हैं और जो खास करके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त महोदय, वो संविधान की इस मूलभूत बातों से परिचित होंगे
लेकिन इसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है उनकी आंखों के सामने, जातिवाद के आधार पर। और तो जब संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, तो उसमें इसका ये भी संदेश है, आदेश है कि संविधान लगने के पहले जो भी हमारी पहचान रही हो, संप्रदायगत या जातिगत या भाषागत इत्यादि, वो सारी पहचान को इसने पिघला करके, और बाबा साहब ने कहा भी था कि हमारा जो संविधान है एक मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग माने पिघलाने वाला एक बर्तन है, जो कि हमारी सभी पहचान को पिघला करके उसने एक पहचान दी कि हम भारतीय हैं। तो संविधान लगने के पहले जो संप्रदायगत, जातिगत और भाषागत और क्षेत्रगत भी मान सकते हैं पहचान को, संविधान लगने के बाद भी अब उसी के आधार पर भारतीय समाज को विखंडन करने वाली प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज और हरकतें जारी हैं। और इसी के आधार पर ये समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें भी इसी के आधार पर अपना, यानी वो चुनावी और राजनीतिक और सत्ता हथियाने की गतिविधि या साजिश ये करते रहते हैं। और जो हमारे देश में जातिगत भेद विभेद है, भाषागत जो भेद विभेद है, संप्रदायगत जो भेद विभेद है, उसी को और चौड़ा करके, उसी को और खराब करके ये अपनी चुनावी और सत्ता हथियाने की गतिविधि और साजिश में निरंतर सक्रिय है। इस यथार्थ को हर एक भारतीय भाई बहन को बहुत अच्छी तरह से इनको पहचानना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुसार और वैसे भी हमारी भारतीय अवाम सर्वशक्तिमान है, सॉवरेन है, सबसे ताकतवर है। और ये बात, ये जो राजनीतिक दलों के वेश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो उनको यह भी मालूम है कि जब तक ये सर्वशक्तिमान रहेंगी और विवेकपूर्ण रहेंगी, तब तक इनकी विभाजन करके, समाज को बांट करके जो इनकी साजिश है वो कामयाब नहीं हो सकती है। तो ये जितनी भी ताकतें हैं, हमारे सर्वशक्तिमान या सॉवरेन जो एंटिटी है, हमारी जो भारतीय अवाम को कमजोर से कमजोर करने की साजिश में, ये सब एक साथ है, ये सभी एक साथ है। तो ये हमारी अपनी भारतीय अवाम को खतरनाक हथियारों से, कौन खतरनाक हथियार? संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और जातिवाद, कास्टिज्म, और भाषावाद, लिंग्विस्टिसिज्म, और भाषा के आधार पर वो जो इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को कमजोर करने के लिए ही भाषा के आधार पर वो प्रांत बनवाया।
ये तो पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया था कि अमेरिका भी इसी तरह से आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, इंग्लैंड वाले अंग्रेजों से। तो उनके जाने के बाद जो प्रांत वो उनके जाने के बाद जो अमेरिका में प्रांत बनाए गए थे, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखाएं या पट रेखाएं और फिर और वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं या खड़ी रेखाएं खींच दिया और उसी अनुसार वो वहां के प्रांत बन गए 50 या 51। और यही होता भी जो इस गद्दार नेहरू ने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाए, तो लोगों में जात की कट्टरता तो थी ही समाज को तोड़ने के लिए, सांप्रदायिक कट्टरता तो थी ही समाज को तोड़ने के लिए, भाषागत कट्टरता तो थी ही वो समाज को तोड़ने के लिए। एक और कट्टरता जो है वो इस देश के दुश्मन के रूप में उपस्थित हो गई कि भाषागत जो प्रांत बनाए गए, तो प्रांतगत भी कट्टरता जो इस देश और इस देश में जो एकता की दुश्मन बनी हुई है। तो ये सारे यथार्थ जो है वो समझने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल अपनी आवाम को सर्वशक्तिमान के रूप में देखना चाहता है, सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है, वो एक करके, भारतीयता के आधार पर एक करके। इस फर्क को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां एक और ये समाज में विखंडन करने वाली ताकतें, विभाजन करने वाली ताकतें, भेद विभेद पैदा करने वाली ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता ले रखी है, ये सारी बातों को चुनाव आयोग जानता है। और एक बात वो दिमाग में आती है कि भाई यदि हमारा ये भारत निर्वाचन आयोग यदि सच्चे रूप में जागरूक होता, तो इनको कदापि मान्यता नहीं देता। और मान्यता किसी तरह से यदि मिल भी गई है, तो इनकी जो गतिविधियों को देखते हुए सबकी मान्यता जो है वो रद्द कर देता, जो कि छाती तान करके पूरी बेहयाई के साथ विथ फुल ब्रेजननेस ये सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक भेद विभेद ही नहीं, नफरत, इन सबों के द्वारा फैला करके वोट छीनने की वो साजिशें चल रही हैं चुनाव आयोग की आंखों के सामने। तो यदि ये जागरूकता होती, तो ये तमाम इस तरह के आधार हैं कि इस तरह की राजनीतिक दलों का अस्तित्व नहीं होता। तो और मैंने यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी क्या करती है, जो है सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, उसका ये मानना है कि यदि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, तो आबादी के अनुसार जो है यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट उसको मिलेगा और सत्ता उसको मिलेगी। और इसीलिए सरेआम उसका जो भारतीय जनता पार्टी का जो वो है मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है योगी आदित्यनाथ, वो सरेआम बोल रहा है कि 80-20 का हिसाब है।
80-20 के विषय में जब पूछा गया उसके नेताओं से और प्रवक्ताओं से, तो भाई झूठी दलील बोला था उसने, जो है वो इसी उद्देश्य से लोगों को भड़काने के लिए, लेकिन फिर अपने उस पाप को, उस गलती को छिपाने के लिए उसके प्रवक्ता और खास करके जफर इस्लाम वगैरह जब जो आते हैं प्रवक्ता बन करके टीवी चैनलों पर, तो उसको ढक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है 80-20 की बात उन्होंने ये कही थी कि 80% लोग वो विकास की बात करते हैं और 20% विकास की बात नहीं करते। झूठ बोल रहा था, सरासर झूठ। इंटेंशन यही था, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी भी यदि सेंसिबिलिटी होती, थोड़ा भी इसके प्रति संवेदनशीलता होती कि हमारे देश में और हमारे भारतीय समाज को इस तरह से तोड़ने की साजिश करके जो सत्ता हथियाने की जो इस तरह की इन सबों की जो गतिविधि होती है, जो साजिश होती है, ऐसे दलों की मान्यता जो है 1 मिनट में तुरंत फोर्थविथ रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की जो गतिविधि है, साजिश है, वो तो अपने स्थान पे है। और जो दल है वो इससे भी बहुत आगे हैं। जीएनपीसी हर वक्त इस देश को बांटने में और बांटती आई है। वो जीएनपीसी खैर चुनाव आयोग के लोग समझते कि नहीं समझते हैं, और शायद मेरी तो दरख्वास्त है कि उसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता उसको दिए हुए हैं, न तो ये भारतीय है, और भारतीय होना तो बहुत दूर की बात, भारत विरोधी और भारत की कट्टर दुश्मन ये है जो है, यानी कांग्रेस है, या और भारतीय अवाम ताकत दल ने तो उसका जो असल फितरत है, चाल और चरित्र और चेहरा, उसके अनुसार यही नाम गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही नाम रखा है, और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से भी कहता है कि इसको सिर्फ इसी नाम से, इसी संबोधन से इसको जाने। तो ये जो अपने को नाम रखी है भारतीय, ये कट्टर भारत विरोधी भी है और राष्ट्रीय एंटी नेशनल भी है कट्टर। अब बाकी तो वो कांग्रेस है भी नहीं, वो तो एक पारंपरिक कुनबा है। तो यह उससे भी खतरनाक, बीजेपी से कई गुना देश को बांटना, उसने बांट करके तार किया हुआ है अपने देश को, और सत्ता हथियाने की वो हर हथकंडा वो अपनाती है। और फिर उससे डीजेनरेटेड और भी जो स्थानीय क्षेत्र वाली जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इसी जीएनपीसी से निकली जो है वो टीएमसी और ये आरजेडी इत्यादि जो है, और भी इसी तरह से वो सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक भी हैं और घोर जातिवादी भी हैं। तो अब इनके विषय में अपने अवाम को, इनकी करतूतों को, इनकी फितरत को भारतीय अवाम ताकत दल बताता ही रहता है। और इसी संदर्भ में अखिलेश का एक इंटरव्यू जो है न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर है एक वो आमिश देवगन, तो वो, और ये एंकर भी जो है तो
अवाम के हित में, अवाम को दृष्टिकोण में रख करके एक भी ऐसा सवाल नहीं करते हैं कि इनका वास्तविक चरित्र के विषय में जानकारी हमारे अवाम को हो, ताकि उसको फैसले लेने में आसानी हो। तो जो उसका तो इन अखिलेश महोदय का जो साक्षात्कार चल रहा था उसको भी मैंने एक नजर देखा, और बोलने में तो जो अपने जो इनके पिताश्री हैं उनसे अधिक मैंने वो क्या कहते हैं कि संजीत लहजे में, बड़ी मासूमियत के साथ और बहुत संजीदगी के साथ बोल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस मासूमियत के पीछे, उस सोफिस्टिकेशन के पीछे जो वो झूठ जो मैंने झूठ को कवर दे रहे थे, सत्यता को छिपाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको वो जो एंकर जो है वो खोल नहीं पाया। कुछ अखिलेश महोदय के कोरे झूठ को कोरे झूठ को बताया जा रहा है। जब वो एंकर आमिष देवगन उस अखिलेश महोदय से ये पूछ रहा था कि रिवर फ्रंट में 60,000 करोड़ के घोटाले की बात है, तो वो पलट वार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि जो 2G घोटाला हुआ था उसमें कितना है और क्या हुआ उसका। अब देखिए, यह देश जानता है, और शायद अखिलेश महोदय भी जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जान भी लें। 2G घोटाला जो है जीएनपीसी का है। जीएनपीसी के जमाने में जो यूपीए सरकार थी, 2004 से लेकर के 2014 तक उसका घोटाला है अखिलेश जी। और 2G नहीं था, 2G था, 2G स्पेक्ट्रम, और CWG भी था, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसरो का भी घोटाला था, कोयले का भी घोटाला था, और अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का भी घोटाला था, पनडुब्बी का भी घोटाला था। 35 से लेकर 40 लाख करोड़ का घोटाला है अखिलेश जी। जरा आप ये बताइए अपनी आवाम को, ये सब घोटाले जानते हुए भी आपने पूरे 10 साल तक आपने उसी सरकार का आपने समर्थन किया हुआ है, उस लूटने वाले, यानी उस 2004 से लेकर 2014 तक देश को लूटने वाली, यानी 35 से 40 लाख आपने उसका समर्थन किया हुआ है। तो इसका जवाब आप दीजिए। और ये कह रहे थे कि ये जो राहुल गांधी है विदेश जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं। बताइए, सीखने के लिए जाते हैं? अरे जो काला धन कमाए हुए हैं उसी पर वो ऐश करने जाते हैं। तो देश को ये सब हमेशा झूठ ही बोलते हैं ये अखिलेश जैसे लोग, और भी बड़ी मासूमियत और बड़ी सफाई से। और राहुल गांधी और चूंकि ये जो मीडिया वाले भी जो हैं राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं, और राहुल गांधी की जो गद्दारी है डोकलाम के मुद्दे पर, हमारे जो ये डोकलाम के मुद्दे पर जो कि
भारतीय आवाम ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है, और देश को जानना भी चाहिए कि जब वो डोकलाम के मुद्दे पर आज से कम से कम 3-4 साल पहले या 3 साल पहले जो अपने दुश्मन चीन और भारत के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, तो ये गद्दार राहुल गांधी, देखिए जो गद्दार शब्द का प्रयोग भारतीय जनता दल करता है, वो गद्दारी जो हमारे देश के खिलाफ की जा रही है, वही गद्दार। इन सबों ने ये जो राजनीतिक दल हैं या देश को तोड़ने वाली शक्तियां, जो कि राजनीतिक दलों का मुखौटा और वो या उसके वेश में हैं, ये अपने हिसाब से देशभक्ति का भी और गद्दारी का, इन सबों ने एक अवधारणा, एक परिभाषा वो बनाई हुई है। जैसे जब जेएनपीसी का वक्त था, तो जो नेहरू परिवार से भक्ति करे तो उसको बोलते थे कि ये राष्ट्रभक्त है, और जो नेहरू परिवार से भक्ति न निभाए, चमचागिरी न करे, सैक्रिफाइस न करे और एलिजियंस न दिखाए, उसको बोलते थे गद्दार। ये इनकी परिभाषा है। कुछ छोटे छोटे जो समूह हैं, उन समूहों के प्रति यदि कोई मान लीजिए कोई जातिगत समूह है, कोई संप्रदायगत समूह है, तो उसमें यदि किसी ने कोई वफादारी नहीं दिखाई तो वो गद्दार हो गया, और उसके प्रति जो वफादारी दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं ये राष्ट्रभक्त है। बीजेपी का यह है, जो हिंदुत्व के प्रति वफादारी दिखाए वो देशभक्त है, और जो हिंदुत्व के प्रति वफादारी न दिखाए वो गद्दार है। तो ये अपने अपने हिसाब से, इसलिए भारतीय जनता दल बिल्कुल इसको स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल के अनुसार, और ऐसा होना भी चाहिए, सिर्फ मेरे ही अनुसार नहीं बल्कि यही वास्तविक रूप में होना भी चाहिए, कि जो देश के प्रति और आवाम के प्रति, पूरी आवाम के प्रति वफादार है, और उसकी भक्ति है, वो देशभक्त है। और जो अपने देश के प्रति और अपने पूरी आवाम के प्रति भक्त नहीं है, वफादार नहीं है, वो देश का गद्दार। और इस अवधारणा के अनुसार ये जितनी भी पार्टियां हैं, अपने देश में विखंडन पैदा करके, ये सब गद्दार हैं इस देश के, और बहुत घिनौने किस्म का। और इनकी गद्दारी को देख करके और नए किस्म के जो है, यानी इन समूहों ने तो जातियों में बांटने का वो षड्यंत्र चलाया हुआ है। इन्हीं को देख करके फर्दर आगे और उसको बांट करके जो समाज में और उसको विघटन पैदा करने के लिए और भी इस तरह से वो समाज विरोधी ताकतें खड़ी हो गई हैं, जो कि ओम प्रकाश राजभर के रूप में, संजय निषाद के रूप में, अनुप्रिया पटेल के रूप में, और असदुद्दीन ओवैसी का तो खैर था ही। और तो अखिलेश जो महोदय जो बोल रहे थे, उनके विषय में और भी किस तरह का झूठ का वो प्रयोग करते हैं, कुछ यथार्थ जो है। देखिए, ये जो
माने समाजवादियों के करतूत का यदि वर्णन किया जाए तो कई हफ्ते, कई और कई महीने वो लग जाएंगे। लेकिन नमूने के तौर पर ये उसमें सवाल उठाया था कि गुंडागर्दी का तो कोई शिकार नहीं, बल्कि उसको ढकने के लिए कह रहे थे कि उसको ढकने के लिए अखिलेश महोदय कह रहे थे कि हमने पुलिस में काफी जो है वो प्रमोशन किया, डायल 100 का हमने सुविधा दिया होगा, इससे क्या इनकार है। लेकिन आप जो इनकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा जो है जनता त्रस्त थी, पुलिस बल जो है वो त्रस्त था, पुलिस बल जो है वो डिमोरलाइज था, और यहाँ तक कि और ये बीमारी यहाँ तक वो फैली हुई थी, ग्रसी हुई थी कि एमएलए वाइज जो है वो जो है थाना पकड़े हुए थे, और उन थानों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को यानी अपने प्रतिद्वंदियों को अपने दुश्मनी निकालने का एक साधन बना रखे थे। इस कदर जो है देश की इस कदर जो है वो प्रदेश की जनता ने झेला हुआ है। ये थी वो गुंडागर्दी। किसी की संपत्ति यदि उनको पसंद आ गई, उसको अवैध कब्जा कर लेना, फर्जी बैनामा, और भी बैनामा कोई तहसील में नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं, वो किसी माफिया के घर में। कानपुर में तो लोग बताते हैं कि भाई सरेआम चलता था कि प्लाट बिकाऊ है, मतलब कि फर्जी बैनामा के द्वारा जो भी आपको प्लाट पसंद आता है, आप जो है समाजवादी गुंडों के द्वारा आप ले सकते हैं। इस सारे तथ्यों को वो छुपा रहे थे। और किस तरह से आपने बोलते हैं कि रोजगार नहीं, बोलते हैं कि यह योगी सरकार रोजगार नहीं दी है। आपने अपने वक्त में रोजगार के नाम पर उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को क्या दिया है। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, आपने क्या दिया हुआ है? आपने बेरोजगारी भत्ता दिया हुआ है 1000 का, और वो भी कभी मिलता था और कभी नहीं। और लैपटॉप बांट करके जो है लोगों को ललचाना, लोगों को फंसाना, ये आपकी फितरत वो रही है। और कुछ और आईना आपको दिखाना जरूरी है, ये आवाम जाने। लखीमपुर एक जिला है अखिलेश महोदय, और पता कर लीजिएगा, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो निश्चित है कि आप जो चाहेंगे वो जो है वो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। लखीमपुर जिले में एक तहसील है शायद निघासन, वहां पर इस्लाम आस्था वाली, यानी जिनको ये मुस्लिम कहते हैं, और ये इतने, इनका मानसिक प्रदूषण इतना ज्यादा है कि ये, और हमारा देश जो है, हमारे देश में जब सबको वो भारतीयता की मान्यता मिली हुई है, तो तभी मुसलमान हिंदू के रूप में वो संबोधित भी करना, और सारी साजिशें भी इसके आधार पर करना। यही तो बड़ा क्रोध आता, मन में बड़ा क्षोभ क्रोध आता है कि यदि ये चुनाव आयोग जागरूक होता तो जो पूरे चैनल में जो है हिंदू मुस्लिम हिंदू ठाकुर ब्राह्मण जो दिखाते रहते हैं, इनको अविलंब फोर्थविथ बंद कर देना चाहिए चुनाव आयोग महोदय। तो लेकिन भारतीय जनता दल, हमारे जो वो भारतीय भाई बहन हैं जिनकी आस्था इस्लाम की है, तो संबोधित करता, तो वो संबोधित करता रहता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये उनके सम्मान देने का एक माध्यम है, और उनसे नाता जोड़ने का भी माध्यम है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो संबोधन है वो किस लिए है
कि भाई आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं, आपका दर्जा, आपकी हैसियत, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा हमारे बराबर ही है, क्योंकि हम भी भारतीय हैं और आप भी भारतीय हैं। और यदि आपकी आस्था इस्लाम की है वो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता के दल ने तो बताया हुआ है कि भाई आस्था आपका एक जो ये तरह तरह के पंथ हैं हमारे और उनके मानने वाले हैं, तो उनकी व्यक्तिगत आस्था है और व्यक्तिगत यानी पर्सनल कन्विक्शन। तो पर्सनल कन्विक्शन उनका जाति मामला हो गया, लेकिन उसमें यही जो भारतीय जनता के दल ने व्यवस्था दी हुई है, समझाया हुआ है कि उसको व्यक्तिगत तरीके से आपको निभाना है। अब अपने घर में जो भी विधि रीति और आपको पसंद आती हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सामूहिक जीवन में उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये तमाम बीमारियां कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कितनी बेशर्मी से कहते हैं, बेशर्म है। और बेशर्मी नहीं, ये देश के दुश्मन है। जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो इस देश के दुश्मन हैं। और इसी प्रकार जो कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, वो भी दुश्मन है। और उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी बार बार मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, वो भी इस देश का दुश्मन है। बीजेपी भी इस देश का दुश्मन है, बराबर हिंदू 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 वो बोलती है और बुलवाती है। और उसका जो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो जो है वो सरेआम बोल रहा है 80-20 के बाद बोल रहा है। लेकिन ये संवेदना हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन को आनी चाहिए। इस तरह की और इस तरह के का संवेदना भी और इस तरह की पहचान कि ये हमारे देश को, हमारी आवाम को ये क्या दे सकते हैं कि हर वक्त हमारे भारतीय समाज में या तो विभाजन या तो नफरत। भारतीय आवाम ताकत को बहुत तकलीफ है इस बात का। तो वो बात बताई जा रही थी कि हमारी 2 बच्चियां लखीमपुर खीरी जिले की स्कूल जाने वाली सपा के गुंडों की से तंग आकर के, सपा के गुंडों की गुंडई से तंग आकर के स्कूल जाने वाली हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वो 2 बच्चियां जो कि स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ये क्या बोलेंगे? तो ये भी आईना बताना जो है वो अखिलेश महोदय को वो जरूरी है। और आईने से नहीं, हमारी आवाम समझे इसको। और एक केस तो मेरे सामने का है, बिल्कुल मेरे सामने का। क्या एक जौनपुर पड़ता है इलाका, और उसमें जौनपुर में शायद तहसील शायद जौनपुर की ही है, मोकलपुर एक गांव है। उसमें भी एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक परिवार था। वो भूमिहीन था, उसको यानी भूमिहीन होने के कारण उसको यानी ग्राम समाज की जमीन जो है वो आवंटित हुई थी, लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी के गुंडों का उस पर कब्जा था। वो कब्जा छोड़ नहीं रहे थे, जिसके कारण हमारे जो भूमिहीन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन थे, उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा था। जब हम मिलते जब उनके यहाँ गए, तो मेरी एक छोटी सी आदत है कि यदि किसी का पर्सनल केस होता है तो मैं बैठ जाता हूँ और उस केस की स्टडी भी करने लगता हूँ। यानी प्रचार तो अलग चीज़ है, लेकिन यदि किसी की व्यक्तिगत समस्या है, उसमें भी जो भी टाइम लगता हो, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, तो उसमें मैं समय लगाता हूँ। तो उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के परिवार ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी दिखाया। हमने सब देखा तो हमारे
जो भारतीय अवाम ताकत दल में जो महामंत्री थे उनका नाम था सवरनाथ यादव। तो हमने कहा कि वकील साहब इस केस को देखिए और जिस भी अधिकारी से मिलना हो मिलिए, और यदि अधिकारी नहीं सुनता है हमको बताइए, यानी मैं उसको डील करूंगा। और यदि हमको चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी गवर्नमेंट से भी बात करने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं बात करूंगा। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि सर इस केस को मैं देख चुका हूं, लेखपाल से लेकर के मैं डीएम तक, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मैं उससे मिल भी चुका हूं। सबका यही कहना था कि इसको कब्जा मिल जाएगा, और सब जो है हाथ जोड़ करके उस वकील को हाथ जोड़ के कह रहे थे कि साहब इसको कब्जा मिल जाएगा, बस सरकार को बदलने दीजिए। उन अधिकारियों का कहना था कि साहब इसको, लेकिन इस सरकार के रहते इसको कब्जा हम नहीं दिला सकते हैं। इस तरह से सपा के गुंडों के द्वारा जो है पूरा प्रशासन पूरा पंग था उनके आगे, जो कि एक भूमिहीन इस्लाम आस्था वाले, जिसको कि मुसलमान कहते हैं, ये कभी भी भारतीय भाई नहीं कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट तो लेते हैं, लेकिन कभी भी उनको अपना भारतीय भाई नहीं मानते, मुसलमान ही कहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर से समझें कि वो हमारे भूमिहीन इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का परिवार जो है वो सपा के गुंडों के कारण जो है ग्राम समाज की आवंटित भूमि जो है वो नहीं, उस पर कब्जा वो नहीं पा रहा था समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा के कारण। तो ये भी उनको जानना जरूरी है, अखिलेश महोदय को भी, समाजवादी पार्टी को भी, और हमारी सबसे जरूरी है कि हमारी आवाम उसको जानना आवश्यक है। और भी सुनिए, ये सब झूठ के कुछ नमूने हैं। अखिलेश महोदय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही, उस तबके से ही एक पत्रकार था, शायद वही जो मुरादाबाद के आसपास का, उसकी हत्या हो गई। और वो बड़ा इनके प्रभाव, मैंने समाजवादियों के प्रभाव वाला क्षेत्र है वो, और खूब गुंडई और अपराध भी चलता है। और जब उसने लिखना चालू किया तो उसकी हत्या कर दी गई, और उस हत्या को ये अखिलेश महोदय अपनी यूपी पुलिस से झूठ बुलवाते रहे महीनों कि कोई हत्या उसकी नहीं हुई है, वो गायब हो गया है, वो भाग गया है कहीं और, उसकी हत्या नहीं हुई। लेकिन चूंकि वो मीडिया से संबंधित था, मीडिया वालों ने काफी वो माने इसके पीछे पड़े। अंत में जब यूपी पुलिस से वो केस नहीं संभला तो अखिलेश महोदय बतौर मुख्यमंत्री जो है उसे, यानी जिस पत्रकार की हत्या हुई थी उसके घर गए। देखिए उस केस को दबाने के लिए जो केस यूपी पुलिस के द्वारा नहीं संभाल रहा था, उस केस को दबाने के लिए अखिलेश महोदय मुख्यमंत्री की क्षमता में उस परिवार के घर गए। इन्होंने उस परिवार को 30 लाख रुपए का 30 लाख रुपए के चेक का रिश्वत दिया, और एक रिश्वत और दिया कि उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का, तो दो रिश्वत दिया। एक तो 30 लाख रुपए की रिश्वत, और दूसरी रिश्वत जो है वो एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। ये दोनों रिश्वत देने के बाद उस परिवार से कहलवाया
कि हमको समाजवादी सरकार पर पूरा विश्वास है और हमको यूपी पुलिस की जो जांच पर पूरा भरोसा है और हमको 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 कोई और जांच की आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज उस परिवार को उस परिवार को रिश्वत देने के बाद 30 लाख रुपया और एक आदमी को नौकरी देने का वादा, ये दो रिश्वत देने के बाद उस परिवार से ये दो वक्तव्य दिलवाए कि हमको समाजवादी पार्टी की सरकार पर पूरा भरोसा है और पर विश्वास है और हमको यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा है और हमको कोई और जांच की आवश्यकता नहीं है। ये इतना षड्यंत्र करने के बाद अखिलेश महोदय के तब कह रहे हैं किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कितना बड़ा झूठा आदमी जो है वो कर रहा था। और भी इनके कई झूठ हैं। एनआईए के एक डिप्टी एसपी थे तंजील अहमद, और वो ये जो आपराधिक क्षेत्र है मुरादाबाद का, तो इसके विषय में शायद कोई जांच वांच का मामला रहा होगा। वो तंजील अहमद अपने परिवार के साथ जा रहे थे, बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी। 30 गोली से उन आतंकवादियों ने छलनी किया, तंजील अहमद को भी और उनकी पत्नी को भी। तो ये इनकी सरकार, समाजवादी की सरकार जो है उसको छिपाती रही कि ये आपसी जो है वो अदावत का मामला है, जबकि वो आतंकवादियों ने जो है वो माने इस तरह की वो हत्या की थी उनकी। तो ये तो जो कि हम माना इतना अपने पास साधन भी नहीं है सब बातें, लेकिन कुछ नमूने देखिए। जब आप चावल पकाते हैं तो ये थोड़ी कि पूरा चावल आप खा जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चावल पका कि नहीं पका। उसका दो एक दाना ही तो देखते हैं। तो इस नमूने से, और वैसे भी हमारी आवाम ने देखा है, ये जो बताया भी गया था, क्या बोलेंगे कि ये वो देंगे रोजगार दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन्होंने, वो भी जाति के आधार पर पूरी मशीनरी जो है वो जातिगत वो ये कर देते हैं। और कहने में हमको भी संकोच होता है, शर्म आती है कि ये वोट तो लेते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, लेकिन जब काम करना होता है तो फिर वो जातिगत। अब इसके आगे चूंकि ये जाति आधार या जाति का नाम लेना भी एक घिनौना है, लेकिन वो हम तो उसको वर्णन करने में हमको संकोच हो रहा है, लेकिन धड़ल्ले से छाती तान करके पूरी जातिगत जो है ये पूरी मशीनरी ये बनाते हैं। तो जातिगत इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी वो किया हुआ था। और इतना नहीं, जितने भी उनके जमाने में जितने भी सिलेक्शन हुआ पीसीएस का, वो भी वो डिप्टी कलेक्टर सब वो जातिगत। तो क्या बात करेंगे? तालीम हमारे भारतीय समाज की बुनियाद होती है। उस तालीम की नींव किस तरह से समाजवादियों ने उसकी नींव को खोदा है, नकल करके जो है उनके जीवन को तबाह करना, उनकी शिक्षा की क्षमता को तबाह करना, ये इनका इतिहास है। और फिर फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर और फर्जी किस्म के संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रबंध के या मैनेजमेंट के कॉलेजेस हो, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पैसे लेकर के
और जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या ही होती है। बताइए उससे जो जो बच्चे निकलेंगे, और उसमें क्या है, बस कैपिटेशन फीस दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, चाहे आइए चाहे ना आइए, आपको डिग्री मिल जाएगी। उनमें जब योग्यता होगी ही नहीं, शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता होगी ही नहीं, और सिर्फ जो है बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाएंगे, तो जो 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 संस्थान चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, निगम का हो या प्राइवेट वाली जो है, तो जो जो योग्य होगा उसी को तो वो नौकरी देंगे। तो उनको किस तरह से उनके जीवन को ये तबाह इन्होंने किया है, प्रदेश के लोगों ने देखा है। और इनके और भी जिन्होंने अपराध है, तो प्रदेश के लोग कतई इनको न भूलें। लेकिन इसी तरह खतरनाक बीजेपी भी है, जो कि सरेआम 80-20 कर रही है, और जो है बीजेपी के ही जो है वो शह से जो है वो अपराधी प्रदीप त्यागी जो है सीधे देखिए उसकी हिम्मत देखिए, कह रहा कि हथियार उठाओ और मुसलमानों को मारो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए योगी जी। बगैर वो शाह के ऐसा वो कर नहीं सकता। भारतीय जनता दल का पूरा विश्वास है कि यदि इसको मौका मिलता है, अब तो ये अवाम पर वो करता है निर्भर, तो ऐसे जो तत्व हैं, प्रदीप त्यागी या उर्फ यति नरसिम्हानंद, माने अपराधी, वो अपराधी है, बहुत बड़े स्तर का अपराधी है। उसने अपने अपराध के आपराधिक चेहरे को छुपाने के लिए उसने चोंगा बन करके, चोंगा बदल करके अब वो बाबा हो गया, यति नरसिम्हानंद सरस्वती। तो उसके उस तरह के तत्वों को पंग करके, जिस तरह से योगी महोदय ने वो उसको मुख्तार अंसारी को पंग किया था, उससे भी कई गुना पंग करके देश के बाहर, और सिर्फ उसी को नहीं, तौकीर रजा भी बोला था कि जो है मुसलमानों गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो चाहे वो प्रदीप त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे तत्वों को पंग करके और उनकी प्रवृत्तियों को, हरकतों को कुचल करके देश के बाहर, और देश और हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, देखिए कीमत उनकी है। हमको महत्व जो है उनको देना चाहिए, अपनी आवाम को, उनकी एकता को, उनको सुकून को। लेकिन ये दुष्ट किस्म की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये महत्व देती हैं अपराधी प्रदीप त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे समाज में नफरत, और वो भी नफरत यानी घिनौने स्तर का। देखिए इस देश में सरकार है, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके तमाम मशीनरी है, उसमें ये बोल रहा है, इसकी हिम्मत देखिए। और ये हिम्मत जो है अकेले की नहीं होगी, इसको शह मिला होगा, और निश्चित रूप से साथ देने वाले योगी आदित्यनाथ और मोदी जी। बगैर इनके शाह के जो है वो बोल नहीं सकता। और उसी बगैर अखिलेश के ही शाह से जो है वो जो तौकीर रजा है, तौकीर रजा शायद वो मंत्री वगैरह भी था। तो बगैर अखिलेश महोदय के शाह के तौकीर रजा जैसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुसलमान उठो और इस देश में जो है गृह युद्ध मचाओ। तो ये पार्टियां, देखिए ये सवाल इस बात का है
कि ये पार्टियां देश में तमाम इस तरह के अत्याचार दुराचार तांडव करती रहेंगी और हम इस तरह से बोलते रहेंगे। फैसला आपको करना है। आप एक तो भारतीयता के आधार पर आपको एक होना है और इन सारी शक्तियों को जो कि भारतीय एकता को भी नष्ट कर रहे हैं, समाज में विघटन भी पैदा कर रहे हैं, समाज में विघटन के और ऊपर और अधिक नफरत जो कर रहे हैं। तो नफरत और विघटन के आधार पर जो है आपको कमजोर कर रहे हैं, आपसे वोट छीन रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आपको जो है वो मुफ्तखोर बना रहे हैं, आपको हर तरह से कमजोर करके आपका वोट छीन रहे हैं। तो ये फैसला तो आपको करना है कि ऐसी ताकतें इस देश में फलती फूलती रहे, सत्ता में जाती रहे, ये रहा है कि इनसे निजात पानी है, इनसे निजात पानी है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, गोवा के, मणिपुर के और पंजाब के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय अवाम भारतीयता के आधार पर एक होकर के सबको नष्ट में नाबूद करिए, सबको शून्य करिए, नोटा दबाइए, सब लोग नोटा दबाइए, उस नोटा का प्रतिशत 80 से ऊपर बढ़ाइए। यदि कानूनी अड़चन आती भी है उसको मैं देख लूंगा या उसको देख लिया जाएगा। जब जरा सोचिए कि यदि वो प्रतिशत 80 के ऊपर जाएगा तो ये देश विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें, देश की दुश्मन ताकतें जो हैं और गद्दार ताकतें जो हैं, ये तो इससे तो निजात मिलेगी। इस चुनाव आयोग को भी एक बिफिटिंग, इसको भी बिफिटिंग एक जवाब मिलेगा। पता नहीं किस विचार के अंतर्गत और किस दबाव के अंतर्गत जो है हमारी आवाम को जो है मौत के मुंह में झोंकने वाला जो चुनाव जो है वो थोपा है अपने आवाम को, जबकि एक अनुभव हो चुका है। पिछले साल में विधानसभा का चुनाव कोरोना के दौरान कराने के कारण हमारे हजारों भारतीय भाई बहन काल के गाल में समा चुके हैं, जो है अपनी जाने वो गंवा चुके हैं। लेकिन जान करके भी अब तो शायद कोरोना का विस्फोट हो रहा है। कोई कह रहा था कि दिल्ली में जो है 7 दिन में सिर्फ 2 ही दिन खुलेगी दुकान, और ये तमाम रिपोर्टें हैं कि इसका पीक पीरियड जो है वो शायद वो मई के आसपास आएगा और ये बढ़ता ही जाएगा, मौतें तमाम होंगी। अब इसके आगे यानी क्या कहा जा सकता है? अब तो मैंने हालांकि ये चीज जो है जो कि बहुत ही अनटूवर्ड है, अप्रिय है कि चुनाव आयोग जैसे, भारत निर्वाचन आयोग जैसे, मुख्य चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक हत्याओं पर हत्या का मुकदमा चले। यह देश को शर्मसार करने वाली स्थिति होगी, लेकिन जानबूझ करके उस स्थिति को इन लोगों ने लाया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है वो भारतीयता के आधार पर वो सद्भाव बना करके और एकता बना करके इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए नोटा दबाइए, सिर्फ नोटा और सिर्फ नोटा। सबको जवाब क्रमशः जो है माकूल जवाब वो मिल जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।